हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे भंवर धाराओं के उपयोग और प्रेरकत्वों, यानी जो हमारे स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व हैं, इनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये भी हमारे उसी तरीके से जोड़ते हैं जिस तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। ठीक इसी तरीके से हमारे प्रेरकत्व भी जुड़ेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। और इसके बाद इसके लास्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक है कुंडली में संचित ऊर्जा। ठीक है, हाँ याद है किसी बच्चे ने पूछा था सर कुंडली क्या होता है। तो कुंडली जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई तार है, ठीक है, जैसे कोई तार दिख रहा, तो इसको क्या करो, किसी भी बेलन पे इस तरीके से ऐसे लपेट दो पास पास। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लपेट दो। तो ये ऐसे लपेट दोगे, लपेटने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा या जो बन के आएगा, अब इसको निकाल लो, यही है कुंडली। ठीक है, इसी को हम कुंडली बोलते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक है, आइए देखिए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भंवर धाराओं को उपयोग जानने से पहले आपको डेफिनेशन भंवर धारा की तो याद ही होगी। अभी कल ही का लेक्चर था, मैंने जो कहा भी था कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया हो तो आज देखिए हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, ये अब ये देखो, जैसे कि हमने बाल्टी में पानी ले लिया। ठीक है, अभी जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिए जो मान लेते हैं कि हमारा चुंबकीय पदार्थ है। अब इस लकड़ी को, ठीक है, उस बाल्टी में डाल के उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, या गति करा रहा है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है जो पानी है वो पानी इस लकड़ी के चारों ओर चक्करदार धाराओं के रूप में जो है उत्पन्न हो गया है, यानी चक्कर काटने लग गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से चुंबकीय पदार्थ को भी जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर, ठीक है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस धारा का आकार जो है जल में उत्पन्न जो नदी वदी में बिल्कुल भंवर होता है, ठीक उसी के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम भंवर धारा पड़ा। भंवर धारा क्या होता है? भंवर धारा जो है, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब किसी हम पदार्थ को, कोई भी हमारा चुंबकीय पदार्थ हो, उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं या गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस पदार्थ के चारों ओर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये प्रेरित धारा जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसीलिए इसको भंवर धारा कहा जाता है। ठीक है, तो भंवर धारा का उपयोग, डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। तो भंवर धाराओं का जो ये बेसिकली 4 उपयोग है। सबसे पहला तो है विद्युत चुंबकीय अवमंदन। अब विद्युत चुंबकीय अवमंदन का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो मीटर वगैरह लगा हुआ है, जब कोई भी एमीटर हो या मीटर हो, जब उसमें करंट आती है तो बहुत तेज़ी से जो है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसमें करंट कम हो जाता है तो वो धीरे धीरे नहीं गिरता। कैसे गिरता? एक बैग, यानी अचानक बिल्कुल एकाएक जल्दी से जो है वो नीचे आ जाता। तो ये उसे जल्दी से नीचे गिरने की वजह जो है वो भंवर धारा ही होती है। किस तरीके से कार्य करती है कि जो हमारी धारा मापी होती है, जितनी भी धारा मापी हैं उसकी जो क्रोड है, ठीक है, उसकी जो क्रोड है वो एक धात्विक पदार्थ से बनाई जाती है। ठीक है, उसकी क्रोड एक धात्विक पदार्थ से बनाई जाती है जो कुंडली में क्या करती है, वही क्रोड दोलन का कार्य करती है। ठीक है, अब उस क्रोड में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है वो उसकी गति का विरोध करती हैं। ठीक है, जो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही वो उसकी गति का विरोध करती है। और जैसे ही धारा खत्म हुआ, ठीक है, जैसे धारा मापे में करंट जाना खत्म हुआ तो वो गति का विरोध तो पहले से ही कर रही है भंवर धारा। तो जैसे ही धारा बंद हुई तुरंत वो सडनली क्या होती है, नीचे आ जाती है। दूसरा जो है विद्युत शक्ति मीटर में। तो विद्युत शक्ति मीटर में धातु की जो चमकदार डिस्क होती है वो भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन गति करती है। कुंडली में अब कुंडली, ठीक है, कुंडली क्लियर है, में जावक्रीय परिवर्ती का मतलब है अल्टरनेटिंग धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा। जावक्रीय का मतलब है, जैसे ये साइन कर्व आपने देखा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, थोड़ी देर के लिए धारा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी धारा की दिशा जो है लगातार चेंज होती रहती है। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें इस धारा की दिशा 1 सेकंड में 50 बार चेंज होती है। ठीक है, इसीलिए जब भी देखो प्रत्यावर्ती धारा को या जो हमारे
घरों में जो बिजली है उसको जब हम लोग पकड़ते हैं या टच करते हैं तो वो जो है झटका देती है, ठीक है। वो झटका इसी की वजह से देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो 1 सेकंड में 50 बार जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इतना जल्दी जो है वो चेंज करता है कि नहीं, वाइब्रेशन टाइप का होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कुंडली में ज्यावक्रीय पर्यावर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों में डिस्क में जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके घर में कोई भी मीटर लगा हुआ हो तो उसमें जो चमकदार डिस्क होती है वो जो है भंवर धाराओं के कारण ही जो है काम करती है, ठीक है, घूर्णन गति करती है। तीसरा उपयोग है रेलगाड़ियों के ब्रेक के रूप में। अब रेलगाड़ियों के ब्रेक के रूप में कैसे? रेलगाड़ी का जो पहिया देखा वो पहिए पे मतलब एक मोटा सा ऐसा लंबा सा बेलन टाइप का होता है, ठीक है, और दोनों साइड पहिए लगे होते हैं। तो वो जो है, ठीक है, उस बेलन के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। बेलन के चारों ओर एक क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब एक तरीके का मैग्नेट लगा हुआ होता है। जब हमको रेलगाड़ी को रोकनी होती है तो हम क्या करते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो हमारा बेलन चल रहा है, ठीक है, अब उस चुंबकीय क्षेत्र को हम और प्रबल कर देते हैं। तो जब भंवर धारा के डेफिनेशन में जाओ कि जब किसी भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को हम क्या करते हैं, बार बार गति कराते हैं तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो उसी तरीके से उसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती, और वो भंवर धारा उस बेलन की गति का विरोध करता है, जिससे जो है गाड़ी हमारी जो है रुक जाती है। और इस प्रकार का जो ब्रेक यूज होता है इससे आपको झटका नहीं लगता है, ठीक है। इस यानी भंवर धारा के रूप में अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल करें तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे जो है झटका नहीं लगता है। लास्ट चौथा उपयोग क्या है? प्रेरण भट्ठी में। अब प्रेरण भट्ठी में कैसे? प्रेरण भट्ठी में एक हमारी कुंडली होती है, ठीक है। अब जिस धातु को हमें पिघलाना होता है, जैसे ये कुंडली है, अब जिस धातु इसको मान लो हमें पिघलाना, तो इसको हम इसी कुंडली के बीच में रख देते हैं, ठीक है। अब जब इसको कुंडली के बीच में रख के इसमें हम उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये जो है इसके अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, अब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से ये जो धातु हम रखे हैं इसमें जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा जिसको हम लोग भंवर धारा कहते हैं। उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होकर पिघल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने यूजेस थे 4 प्रकार के, जहाँ पे हम भंवर धाराओं का यूज कर सकते थे, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक पर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रेरकत्वों का संयोजन और कुंडली में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरकत्वों का संयोजन। प्रेरकत्वों का संयोजन भी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर में प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ा था। प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, R=R1 + R2 + R3, जितने भी प्रतिरोध हम जोड़ना चाहें सब जुड़ जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो है प्रेरकत्व में भी होता है। प्रेरकत्वों का संयोजन, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा जो है वो हमारा है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समांतर क्रम, इसके बाद कुंडली में संचित ऊर्जा बताने के बाद ये चैप्टर आपका जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये हमारा प्रेरकत्व है, ठीक है। अब प्रेरकत्व होता क्या चीज़ है?
जिस तरीके से कोई हमारा तार होता है तो उसका प्रतिरोध होता है, उसी तरीके से कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग प्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रेरकत्व है और ये इसी के जस्ट बगल में दूसरा प्रेरकत्व है। ठीक है, ये जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका प्रेरकत्व L1 मान लेते हैं, इसका प्रेरकत्व L2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये श्रेणी क्रम में होने की वजह से जो धारा इस प्रेरकत्व में प्रवाहित हो रही है वही धारा इस प्रेरकत्व में प्रवाहित होगी। तो इन दोनों प्रेरकत्वों में या कुंडलियों में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इनका जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई, ठीक है, वो इसके चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं फाई 1 है, इसका मान लेते हैं फाई 2 है, तो दोनों के अलग अलग योग के बराबर होता है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। क्लियर। अब फाई इक्वल टू क्या होता है, अभी भी स्वप्रेरण में हमने निकाला था कि फाई एन एस फाई एस इक्वल टू एल आई। ठीक है, एल आई ये चीज हमने निकाला था, है ना। लेकिन अब यहां जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहां नंबर ऑफ टर्न ना लेकर हम एक ही नंबर ऑफ टर्न यानी एक ही बार वो लपेटा गया हो ऐसा सपोज करें तो फाई एस इक्वल टू क्या हो गया, एल आई। तो यही जो है यहाँ पे यूज करेंगे तो फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 आई और ये L2 आई। ठीक है, यदि इन दोनों जो प्रेरकत्व हमने यूज किया है, जो प्रेरकत्व यूज किया है इनका तुल्य प्रेरकत्व, ठीक है, यदि दोनों प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व LP हो, ठीक है, तो LP हो या फिर L लिख लो, ठीक है, हो तो क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हमारा मिलेगा LP इंटू आई, LP इंटू आई। तो फाई की जगह वैल्यू रख दो इसकी, LP आई इक्वल टू L1 आई प्लस L2 आई। सब में देखो आई कॉमन है, आई को ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, LP आई इक्वल टू आई ले लिया गया कॉमन, तो यहाँ बचा L1 प्लस L2। तो आई से आई आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, LP इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्रेरकत्व हैं अगर आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नॉर्मली जो है ऐड होता आपका चला जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्लियर हुआ। अब देखो बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, दूसरी हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली इस तरीके से है, इसको ऐसे जोड़ दिया गया और इसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, या मान लो कोई भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, हम बैटरी ना दिखा, कुछ भी आप AC सोर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर इसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा I यहाँ पे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो गई, इधर I1 इधर I2। ठीक है, पहले में धारा I1 जा रही, दूसरे प्रेरकत्व में धारा I2। अब देखो धारा तो इसमें अलग अलग हो गई, अब लेकिन इसमें समान क्या चीज़ है, तो इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या EMF है वो दोनों कुंडलियों का समान होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं, E से, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट याद करो किसी और का भी मात्रक होता है, किसका, विभव का यानी वोल्टेज का। तो जब भी हम समांतर क्रम में चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसमें वोल्टेज सेम होता है, तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा
कि इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि भाई ये धारा दो पार्ट में टूट रही है। तो अब देखो DI बाई डी टी इजकल टू, अगर टी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो DI1 बाई डी टी प्लस DI2 बाई डी टी होगा, होगा ना, ठीक है। अब देखो पहले कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 इजकल टू कितना हो जाएगा, E1 इजकल टू हो जाएगा माइनस क्या होता है L1 DI1 बाई डी टी, DI1 बाई डी टी, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे का E2 बराबर क्या होगा, माइनस L2 DI2 बाई डी टी, ठीक है। यहां से DI बाई डी टी इजकल टू क्या मिलेगा, E1 बाई L1 माइनस DI1 बाई डी टी, यहाँ से E2 बाई L2 इजकल टू माइनस DI2 बाई डी टी, ठीक है। यदि दोनों प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व, ठीक है, यदि दोनों प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व LP हो तो क्या होगा, तो टोटल प्रेरित विद्युत वाहक बल E इजकल टू माइनस LP DI बाई डी टी। तो DI बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, DI बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा E बाई LP, ठीक है, E बाई LP, या DI बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड भेज दो, इधर हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें भी माइनस जो है इस साइड भेज दो, ठीक है। अब देखो सारी की सारी वैल्यू उठा के कहाँ कर देना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। लेकिन सबसे अहम बात, अभी ये इक्वेशन में थोड़ा सा जो है हमने चेंजेज कर रखा है, उस चेंजेज को सही करना। बताओ कहाँ चेंजेज है, इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है वो इसमें भी दोनों में भी हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ E1 E2 है वहाँ भी आप E कर दीजिए, ठीक है। तो E1 की जगह पे भी क्या हो जाएगा E, यहाँ पे भी E, अब सही है, ठीक है। वैल्यू रख लो, इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में वैल्यू रखो। तो DI बाई डी टी इजकल टू क्या है, माइनस, ठीक है, E बाई डी टी इक्वल टू, सॉरी डी टी नहीं, क्या LP इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो, कहाँ गई, DI1 बाई डी टी, DI1 बाई डी टी की वैल्यू क्या, माइनस E बाई L1, माइनस E बाई L1, और इसकी माइनस E बाई L2, ठीक है। अब इसमें से देखो माइनस सब में है तो माइनस से गुणा कर दो, सब पॉजिटिव हो जाएगा। E को कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ हो गया E बाई LP इजकल टू E कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो E से E कैंसिल हो गया, तो 1 बाई LP इजकल टू आ गया 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ठीक है। तो ये फार्मूला है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करोगे तो LP इजकल टू हो जाएगा L1 L2 बटे L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये आपका जो है फार्मूला निकल के आया, कब, जब प्रेरकत्वों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुंडली में संचित ऊर्जा, ठीक है। अब कुंडली आपको नहीं भूलेगा ना, आप तो आपने देख लिया कि कुंडली क्या चीज़ है, उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। कुंडली में संचित ऊर्जा,
कुंडली में संचित ऊर्जा, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब देखो, जैसा कि जब हम क्या करते हैं, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करके अगर उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये प्रेरित धारा लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है सदैव उसी का विरोध करती है। उत्पन्न किसकी वजह से हो रही है? फ्लक्स परिवर्तन की वजह से हो रही है। तो यानी जो प्रेरित धारा है ये फ्लक्स परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। ठीक है। और ये प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन के विरोध में जितना कार्य करती है, ठीक है, विरोध करने में, किसी का अपोज करने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वही कार्य इस कुंडली में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कुंडली की संचित ऊर्जा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में हम 0 से लेके I0, ठीक है, धारा की वैल्यू, धारा के अस्थाई मान की अगर बात करें कि हम कितना उसमें धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में कुंडली में कोई धारा नहीं थी, यानी 0 थी। तो 0 से लेके हम I0 तक अगर धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो उस कुंडली का जो संचित ऊर्जा होगा वो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही संचित किया गया कार्य ही उसमें क्या संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, और इसी को U से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं धारा? 0 से। तो 0 से कितना जा रहे हैं? I0 तक। ठीक है। धारा का स्थायी मान कितना है? I0। EI dt, EI dt। E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। I क्या है? उसमें जो प्रवाहित हो रही धारा dt। ठीक है। लेकिन एक चीज हम ये जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? E बराबर, भाई E बराबर कुछ होता है कि नहीं? E बराबर होता है -L/L इंटू DI/dt। होता है ना, कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक L। तो यही E की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। 0 से I0, E की जब माइनस बाहर ले लो, L DI/dt इंटू I dt। dt से dt कैंसिल हो गया, L को ले आओ बाहर, -L आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 0 से I0, बचा क्या? यहाँ बचा I और यहाँ बचा di। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई? एक चीज़ जानते हो, मैथ में होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू जो यहाँ पे चीज़ है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं या समाकलन करते हैं तो ये वैल्यू हमको देती है x²/2। अगर यहाँ लिमिट a टू b है तो ये लिमिट भी लग जाएगी हमारी a टू b। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, x की जगह पे क्या हमारा I, और a की जगह पे 0, b की जगह पे I0, तो रख लो -L आ गया यहाँ I²/2 0 I0। ठीक है। तो पहले हम लोग जो है लिमिट अप्लाई करो। ठीक है। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, -L I0²/2 और -0 आया कितना? U बराबर -L I0 का स्क्वायर बाई में 2। ठीक है। यही कुंडली में संचित ऊर्जा हो गई। ठीक है। अब इसमें देखो, यदि हम क्या करें, धारा का मान जो है एकांक कर दें, धारा की वैल्यू क्या करें? एकांक कर दें। ठीक है। तो अगर धारा का, अब ये माइनस साइन यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। माइनस साइन क्या है कि क्योंकि ये जो है उसके विरुद्ध किया गया, कह रहे हैं, नहीं उसके अगेंस्ट कार्य किया गया है। तो अगर नॉर्मली देखें तो, ठीक है, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि ये जो संचित ऊर्जा आ रही है ये उस फ्लक्स परिवर्तन के विरोध में आ रही है। ठीक है। यदि I0 की वैल्यू 1 कर दो, धारा का मान एकांक कर दो, तो L इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2U मिलेगा ना, और U या फिर W लिख सकते हो इसको। ठीक है। 2W मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर किसी कुंडली में हम एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व उस एकांक धारा को प्रवाहित करने के
में जितना कुंडली के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके 2 गुने के बराबर होगा। क्या? उसका प्रेरकत्व। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज़ अगर इसमें कोई कहीं डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कल स्टार्ट किया जाएगा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इससे पहले कि अगर आपको कहीं इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।